स्टार्ट करते हैं आपका जीएस पेपर 3। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल्दी से आप एक बार चेक कर लेना कि क्या आपके प्रिपेयर हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये इतना डायनेमिक है, इस पे मैंने बहुत पहले कोशिश भी की थी कि पूरा आपको इसके बारे में कराया जाए। मीन्स इसमें साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत सारे अपडेट है, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए कम से कम 10 घंटे की एक साइंस टेक की वीडियो चाहिए थी। ऐसे ही 6 घंटे की कम से कम एनवायरनमेंट की, इंटरनल सिक्योरिटी की, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी लगभग इतनी। तो टोटल आपका कम से कम 30 घंटे की रिकॉर्डिंग, जब पूरा मैंने उस कंटेंट को देखा कि लगभग इतना आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ऐसा हुआ कि वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए फिर भी आप एक बार चेकलिस्ट ये बना लो, देख लेना कि आपकी कितनी चीज़ें कवर है। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इन डिफेंस, डिफेंस और ऑब्लिक स्पेस, ये थीम चल रही है पिछले कई सालों से। इस साल बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है डिफेंस में, स्पेस में अलग अलग कंपनी है, अग्निकुल और ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी में साउथ इंडिया में ज़्यादातर है, बहुत स्टार्टअप है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है। पहला ये, दूसरा आपको तैयार करना है न्यूक्लियर, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब 3 स्टेज ही क्यों है ना, उस पर भी ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है भाई। यूरेनियम नहीं है, थोरियम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेज में हमने क्यों बनाया, 3 स्टेज क्यों बनाया? तो पहले तो वो, उससे आपका प्रोग्राम समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे ही एक मैप देख लेना जिसमें 4 से 5 न्यूक्लियर रिएक्टर के आप आराम से मार्क कर पाओ कि कहाँ कहाँ है। कलपक्कम है, ठीक है, नरोरा है, ये सब है, रावत भाटा है ना। अब न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, फिरेशन, जो प्रसारण हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, क्या वो दुनिया के लिए खतरा है? क्या चैलेंजेस हैं इसके, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या इसका पोटेंशियल है ना। आप न्यूक्लियर एनर्जी का भी तो यूज़ कर सकते हो, रिन्यूएबिलिटी की तरफ जा सकते हो। तो इस सब पे आप ध्यान रखना। एक्चुअल में रियलिटी आपको बताऊं तो ऐसा कोई चीज़ होती ही नहीं है कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। भाई क्यों है? देखो, हमारे देश में ना तो हमारे पास यूरेनियम है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी जो भी एनर्जी बास्केट है उसमें और ज़्यादा हम ऐड करेंगे। क्यों करना है भाई? या तो चलिए आपके पास सौर ऊर्जा है, मतलब सूरज 300 दिन आता है एवरेज, तो आप आराम से सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हो, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है और क्लीन है। लेकिन न्यूक्लियर के क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में हर देश लगभग यही बोलता है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए, लेकिन एनरिचमेंट हम करते हैं यूरेनियम का। अब 90% से ज़्यादा अगर एनरिचमेंट हो जाए, चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे टॉपिक से इधर है, लेकिन आप थोड़ा समझना। अभी ईरान का वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल, है ना, साथ में इसके यूएस भी है। फिलहाल इसको समझते हैं। तो ईरान इजराइल का वॉर क्यों है? क्योंकि देखिए, यूरेनियम, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन करना है तो आपको यूरेनियम चाहिए। तो यूरेनियम का आप एनरिचमेंट करते हो। ऐसा समझो जैसे दही हम बनाते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो दही उससे निकलना शुरू हो जाती है दूध से। ऐसे ही कुछ इसको हम घुमा घुमा के यूरेनियम को एनरिच करते हैं। तो लगभग 5% जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 0.7% ही होता है। ठीक है, कि भाई आप इससे इतनी ही एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। जब इसको एनरिच करते हैं 5% तक ले जाते हैं, 3 से 5%, तो यहाँ से फिर आप एडवांसमेंट करते हो, चाहे उससे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन का। अब जो पूरी आपको मशीनरी चाहिए, जितनी मेहनत चाहिए, उसकी 70% मेहनत सिर्फ इस 5% को एनरिच करने के लिए चाहिए। अब क्योंकि ये 5% तो एनरिच हो गया है, मतलब वो साइकिल घूम रही है ऐसे 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 ऐसे,
तो अब उसके लिए आसान है और जल्दी हो जाएगा। तो लगभग 20% मेहनत चाहिए आपको इसको 60% तक ले जाने के लिए, 60% तक। यहाँ पर भी आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो लेकिन वेपन नहीं बना सकते हो अभी भी। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको 90% एनरिचमेंट चाहिए अगर आपको बॉम्ब बनाना है, लेकिन 70% पूरी मेहनत आपकी लगी इसमें 5% जनरेट करने में, फिर 20% इसमें 8 से 10% में ना आप 90% एनरिच कर सकते हो। ये प्रॉब्लम थी कि इजराइल को भी पता था कि ईरान लगभग यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसके लिए यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी अगर ये वॉर जैसे सीज फायर हुआ है, 6 महीने और मिल जाए ईरान को तो आराम से वो बॉम्ब डिक्लेयर कर देगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो बस इसी चीज़ का खेल था। तो असल में क्या है, इंडिया की बात चल रही थी, इंडिया क्यों अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता है? क्योंकि देखिए, हम लगभग जो भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो वो एनरिच्ड तो है ही। अब उससे चाहे तो आप लाइट बना लो या बॉम्ब बना लो। बॉम्ब बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत चाहिए, 8-10% थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आपका बॉम्ब बन जाएगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, हम एनर्जी जनरेशन का नाम बोलते हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, यूरेनियम की सप्लाई मिल जाती है। अब सप्लाई आपको मिली, हमें मिली सप्लाई, तो हमारे लिए ठीक है, हमने एनर्जी जनरेट की, लेकिन एनरिच तो है ना यूरेनियम। अब उसको हम इजीली कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं बॉम्ब में, कम मेहनत चाहिए। तो इसलिए इंडिया अपना तैयार रखता है, सभी देश रखते हैं लगभग, इंडिया ही क्या। ठीक है, तो समझे आप क्या है। तो आप न्यूक्लियर जो भी है उसको इस एंगल से समझना एक बार ज़रूरी। तीसरा आपको देखिए, ओब्वियसली एक टॉपिक है एवरग्रीन, पॉवर्टी। पॉवर्टी में मैं आपसे बोलूँगा कुछ ना डेटा, आपको हार्डकोर डेटा रखना याद है ना, ये खुद से आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि अब पॉवर्टी सब अच्छे से लिख लेंगे, इस पे आंसर, इसके कॉजेस क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है, वो सब लिख लेंगे। यहाँ पे आप किसी से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या है, अच्छे अच्छे डायग्राम, कोई ग्राफ, कोई डेटा, कोई केस स्टडी, वो आपके पास है, तब आप पॉवर्टी में अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हो। ठीक, तो पॉवर्टी एवरग्रीन टॉपिक है, पूछेगा यहाँ से, अच्छे से याद रखना। देन पॉवर्टी के साथ ये इनइक्वालिटी, असमानता, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी किस सेक्टर में? ठीक है, पहला रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसोर्स का जो बंटवारा है उसमें इनइक्वालिटी है। और दूसरा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इनइक्वालिटी। मतलब कैसे? देखिए, आपके पास सही से संसाधनों का बंटवारा नहीं है तो असमानता है। अब असमानता है तो उससे क्या है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी तो आपको फिर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे थोड़ा सा कम रहोगे, कम प्रोडक्टिव रहोगे, तो फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो इनइक्वालिटी के बारे में आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, लेकिन मेन है यहाँ से पूछ सकता है। ऐसे ही लैंड रिफॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, लैंड रिफॉर्म ये तो हर बार ही पूछता है, सिलेबस में भी है आपके। ठीक है, तो मैं आपसे चाहूँगा भूदान आंदोलन, अगर लैंड रिफॉर्म आपसे पूछता है ना तो उसमें ऐसा नहीं कि आप सरकार के ही लिख रहे हो कि जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आया, फिर टेनेंसी रिफॉर्म आए, फिर ठीक है अभी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, स्वामित्व योजना, वो तो चल ही रहा है, बेनामी संपत्ति। जो वॉलेंटरली मूवमेंट थे जैसे भूदान आंदोलन, ग्रामदान, ग्रामदान, ठीक है, इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस रखना। ये क्यों फेल हुए? चलिए, सरकार की प्रॉब्लम थी, फेल हुए, लेकिन फिर ये क्यों फेल हुए? ये तो स्वेच्छा से थे, है ना। अब नेक्स्ट आपको तैयार करना है बायोटेक। बायोटेक में हमारे यहाँ जो भी अभी पिछले 1-2 साल में डेवलपमेंट हुए हैं, क्रिस्पर Cas9, ठीक है, बायोटेक में जीन एडिटिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मीन्स बहुत सारा काम हुआ है, प्रिसीजन मेडिसिन पे हम आ गए हैं अभी। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपके हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बायोटेक। देन आपका है स्पेस, तो इसमें हो गया है आपका, चलिए स्पेस। एक स्पेस में ना एक मिशन और देख लेना, गगनयान।
गगनयान, है ना, क्योंकि हमने पैट ये बहुत सारे अभी टेस्ट किए हैं, तो हम किस ईयर को टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, इससे इंडिया की क्या एक ग्लोबल स्पेस पावर में इमेज बनेगी, है ना, क्या मतलब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए कितना ज़रूरी है गगनयान, क्यों ज़रूरी है। ठीक, देन ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके पिलर भी देख लेना एक बार ना, इसके क्या पिलर है, बस बाद में चैलेंजेस तो आप लिख ही लोगे इसके क्या है। देन आपका आता है जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेशन, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके 3 अलग अलग मेथड है, लेकिन अरे बैटरी गई, 1 सेकेंड। तो उसके अलग अलग मेथड हैं, लेकिन ये क्यों किसी भी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है। क्या जीईपी, ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है ना, हाँ चलिए, ध्यान रखना इसको ना। ऐसे ही एमएसएमई में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एमएसएमई और एमएसएमई वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग है आपका, एमएसएमई में क्या बोटल नेक आ रहे हैं। आपको पता है कि कोविड के बाद से ना एमएसएमई हमारे यहाँ कम हो गई है, और ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ओबियसली जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं, सरकार ने इसकी डेफिनेशन चेंज की, बहुत सारी चीज़ें की, बट फिर भी अभी भी इसमें काम नहीं हो पाया है सही से। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि हम क्या करें जिससे हमारी एमएसएमई ग्लोबली वैश्विक रूप से कॉम्पिटेंट हो पाए, है ना। हम एमएसएमई को थोड़ा बचा के रखते हैं बच्चे की तरह, कि अच्छा कोई बड़ी कंपनी बाहर से आएगी तो यहाँ पे हमारी एमएसएमई को ख़त्म कर देगी, लेकिन क्या हम अपनी एमएसएमई को उतना पावरफुल बना सकते हैं कि किसी कंट्री में जाए और वहाँ की किसी इंडस्ट्री को खा जाए। ठीक है, तो इस एंगल से थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, अब छोटे वाले क्वेश्चन देखते हैं आपके, जो छोटे पूछता है केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी क्या है, ऐसे ही चलिए, कैनाल इरिगेशन, इरिगेशन क्या इसके चैलेंजेस हैं और कैसे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है इसका। देन आपको तैयार रखना है इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल फॉल्ट, स्ट्रक्चरल फॉल्ट क्या है ना। हम बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज आई इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इरिगेशन, इन सब में हम प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी पे, बायोडाइवर्सिटी तो मैंने आपसे बता रखा है, चिप्पो इसमें डाल देना, क्लाइमेट चेंज, हैबिटाट लॉस, इनविजिबल एलियन स्पीशीज, पॉल्यूशन, पॉचिंग, ओवरग्रेजिंग, कुछ भी पूछे यहाँ से लिख देना। देन आपका आता है वेटलैंड, वेटलैंड ये मेरीन इकोलॉजी के लिए एक वरदान है। ठीक है, बताइए, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। चलिए, ये हुआ आपका। अच्छा, मानव एआई क्या है, मानव एआई, ऐसे ही जनरेटिव एआई, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और साथ में एक बार लिख लेना सोवरेन एआई, सोवरेन एआई से आप क्या समझते हैं। देन आपका आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है, कौन कौन सी है, किस पे हम WTO की रेस्ट्रिक्शन लगती है, किस पे नहीं लगती, ठीक है। इसी में MSME भी आ जाएगा आपका, है ना, तो MSME की भी इफेक्टिवनेस इसी से पता चल जाएगी। देन और क्या बचा इसमें, अच्छा अभी जो नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसको हमने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि ये लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसके कारण वगैरह नहीं है, इससे पूछेगा आपसे गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी रही है इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ ये ब्लू कॉरिडोर था, पूरा मुंबई कर्नाटक तमिलनाडु तक इंडस्ट्री थी, और ये दूसरा वाला ये रेड कॉरिडोर बना यहाँ तिरुपति से ऊपर नेपाल में पशुपति तक। तो ये एक डेवलपमेंटल डाइकोटोमी थी, रीजनल इनइक्वालिटी थी। सरकार ने इसको किस अप्रोच के थ्रू अभी सॉल्व किया, जो उसने डिक्लेयर किया, मिल जाएगा आपको आराम से, है ना। चलिए फिर एक दो चीज़ और बचती हैं आपकी। चलिए लास्ट, चेंजिंग पैटर्न इन डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। मीन्स अभी क्या है, क्लाइमेट से स्पेसिफिक है कि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक चैलेंज है ही, इस डिजास्टर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। मीन्स आपने प्लान किया हुआ था सपोज कि भाई सबसे ज़्यादा बारिश पहाड़ पे होगी, पहाड़ पे हमें SDRF डिप्लॉय करनी है, इस महीने में होती है, वहाँ तो अब देखिए सूखा है, वहाँ तो फॉरेस्ट फायर लग रही है, और किसी एक जगह पे जहाँ बिल्कुल सूखा था वहाँ पे फ्लड आ रही है, तो वहाँ के लिए आपका कोई प्लान नहीं था। तो एक तो डिजास्टर भी चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हुआ, ऊपर से मैनेजमेंट का पैटर्न भी क्या हमें चेंज करना पड़ेगा, इस एंगल से आप तैयार रखना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट PDS, बड़ा आसान है इसको बोलना कि PDS के लिए कुछ नहीं करना, आप सिर्फ शांता कुमार इस कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ लेना, काम हो जाएगा। कुछ भी पूछे PDS से, वहीं से आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो इतना है मेरी साइड से, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में। थैंक यू।